सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझाने आए हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है। जितना डरोगे उतना प्रिपरेशन खराब होगा, इसलिए जिस स्पीड से चल रहे हो चलते रहो, पढ़ते रहो, सब चीज अप टू द मार्क होती चली जाएगी, इसलिए घबराहट बिल्कुल मत लाना। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और फिजिक्स की जो पहली बुक आपके पास इशू की गई है, दो बुक है ना फिजिक्स में क्लास 12th में, हाँ सर, उसके चैप्टर नंबर 6 पर आए हैं। यानी आज हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे और जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी फैराडे सर ने फिजिक्स को इस्तेमाल करना हमें सिखा दिया। मतलब सर, यानी फिजिक्स को यूजफुल यहीं से बनना शुरू हुआ, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू हुई, यहां से हम फिजिक्स को यूजफुल बनाए, यानी उनसे चीजें को पाया। यानी फिजिक्स के लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने करंट वगैरह, ईएमएफ वगैरह निकालना सीखा। यानी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है, फैराडे सर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। मैग्नेटिक इंडक्शन का ये लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको सबसे पहले समझाएंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, और बहुत प्यार से समझाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहानी चलेंगे, धीरे धीरे से पढ़ते चले जाएंगे। जिनको ज्यादा जल्दी है वो 1.25, 1.5 या 1.75 या 2x के स्पीड में देख लोगे। हम बहुत स्लोली चलेंगे, बहुत प्यार से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। जब मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी खत्म हो जाएगी तो हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी सर ने और फैराडे सर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस एक्सपेरिमेंट को समझाएंगे। जब एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा तो उस एक्सपेरिमेंट की मदद से फैराडे सर ने कुछ लॉ दिए हैं, यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर 2 लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ये दोनों लॉ की कहानी समझेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो फिर हम आएंगे लेंज लॉ के बारे में, और लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कहानी समझेंगे। यानी लेंज लॉ ने जो लॉ दिया था वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखते हुए दिया था। क्या ध्यान में रखा था वगैरह वगैरह चीजों की डिस्कशन करेंगे, और ये आज की क्लास की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर जब ये सारी टॉपिक हम कर लेंगे तो आपको हम समझाएंगे NCERT के कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आपको पेज नंबर 208 से स्टार्ट है और पेज नंबर 212 पर जाकर खत्म होता है, जिसके अंदर आपको एग्जाम्पल 6.1 देखने को मिलेगा, 6.2 देखने को मिलेगा, 6.3 देखने को मिलेगा, 6.4 एंड 6.5। और ये पूरा कंटेंट होगा हमारे आज की क्लास की। लेकिन इस चैप्टर में एक बहुत खूबसूरत सी बात यह है कि इस साल के लिए जो बच्चे 2022 यानी अभी 12th क्लास में हैं और वो अगले साल 12th के बोर्ड का एग्जाम देंगे, उन बच्चों के लिए कुछ डिलीटेड पोर्शन है, वो डिलीटेड पोर्शन है पेज नंबर 212 से स्टार्ट होता है और 219 पर जाकर खत्म होता है। तो 212 से लेकर 219 तक कुछ डिलीटेड पोर्शन है। उसके अंदर सबसे पहला डिलीटेड पोर्शन जो हमारे पास आएगा वो आएगा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा टॉपिक जो डिलीटेड है वो डिलीटेड है एनर्जी कंसिडरेशन, क्वांटिटेटिव
एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्या नाम है उस हेडिंग का पूरा एग्जैक्ट देख लेते हैं। अ क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है, जो भी अप्रोच बोलो स्टडी बोलो। नहीं, ये टॉपिक देखकर इसलिए बता रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चों को पेज नंबर से पता नहीं चलता क्या डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड है। तो उन सब बच्चों के लिए टॉपिक, तीसरा टॉपिक है ईडी करंट, यानी ये पोर्शन इंपॉर्टेंट था लेकिन सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो डिलीटेड है। इस 2022 से लेकर 23 में जो बोर्ड देने वाले हो, पेज नंबर 212 से लेकर 219 के बीच में 3 टॉपिक लाई करता है। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी और ईडी करंट। ये 3 टॉपिक की डिस्कशन हम नहीं करेंगे। यानी पहली वीडियो में मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ फराडे एंड हेनरी, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लोरेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनसीईआरटी 208 से 212, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 के एग्जांपल समझाएंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। जब दूसरा वीडियो हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके अंदर हम इंडक्शन समझाएंगे, फिर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस समझाएंगे और लास्ट वीडियो में हम आपको एसी जनरेटर समझाते हुए इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है वगैरह वगैरह वो सब तो हम बताते ही रहेंगे। तो आज की पूरी टॉपिक कहानी समझ में आ गई, तो शुरू कीजिए आज की क्लास। हाँ सर, शुरू कर लो। और ये तो मेरा एक लैंडमार्क है जो हम ये बताते हैं शुरुआत में, ताकि अगर आपको आगे बढ़ने का मन हो तो इस वीडियो में आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है ना ये सारी चीजें हमें आती है तो स्किप करो, नेक्स्ट वीडियो देख लो, ठीक है, इरेज करते हैं। चलिए, ये बताने से यही फायदा हुआ कि आपका जो बहुमूल्य कीमती इंपॉर्टेंट टाइम है वो हम बर्बाद ना करें। आपको पहले ही बता दे कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या बकवास करने वाले हैं हम। अरे सर बकवास मत कहो, बकवास अगर आपको आता है तो बकवास, नहीं आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, यानी ये इस वीडियो के अंदर हम यही इंपॉर्टेंट या बकवास करने वाले हैं। इफ यू वुड लाइक देन यू कैन प्रोसीड दिस वीडियो, इफ नॉट देन गो टू द अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम आपको आजकल में अपलोड कर देंगे। चलिए, तो आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल S2 क्लासेस में। पढ़िए, मुस्कुराइए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए, और जब अच्छा नंबर आ जाए तो एक प्यारा सा चॉकलेट खिला के हमारा भी दिन बढ़िया कर दीजिए। अच्छा सर, आप एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर रहे हो किसी चॉकलेट का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी चॉकलेट का नाम लिया हमने, ठीक है। चलिए, तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी हम दे दें, जिनको नहीं आती होगी, एकदम छोटी सी जानकारी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। एकदम छोटी सी जानकारी, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसकी। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है या तो टेस्ला। टेस्ला सर ने मैग्नेटिक फील्ड की खोज की थी, बताई थी इसके बारे में, इसलिए उनके सम्मान में ये यूनिट रखा गया। वैसे दूसरा एक और यूनिट होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। एम इज द मीटर और वेबर इज द फ्लक्स, समझाएंगे, वही बताएंगे। तीसरी यूनिट देखने को मिलेगी आपको न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ये क्या है? एम्पियर मीटर। एम्पियर की स्पेलिंग AMPER ना, ठीक। एम्पियर मीटर। और ऊपर वाला क्या है? न्यूटन। ये सेम उसी की तरह है जैसे आपने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल ई से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी यूनिट जब आप देखते थे तो कहते थे इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम है, क्योंकि F = QE होता था। यहाँ dV = μ0/4π आइडियल sin θ/r²। वो सब मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ चुके हैं। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी होती थी, ठीक है। अच्छा, फिर आप समझ लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है।
तो वही चीज जब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, तो क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की वजह से क्रिएट हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट की वजह से क्रिएट हुआ होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में ये देखा है आपने, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो या तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना होगा या मैग्नेट की वजह से बना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बना होगा, ड्यू टू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलो, इसका मतलब होता है पैरेलल टू वन अनदर एंड इक्विडिस्टेंट। क्या मतलब सर इसका, समझेंगे, यानी ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके, सब एक दूसरे के पैरेलल हो, और यहां से यहां तक की दूरी अगर 2 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। अगर यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी फैमिलियर दैट अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू चार्ज। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट टेस्ला, वेबर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। ये सारी चीजें समझ में आई, लिख लो, लिख लिया सर, इरेज कर दे, कर दो सर। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ना नहीं है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए जिसका कोई फिक्स ना हो, इक्विडिस्टेंस ना हो, पैरेलल ना हो, किसी भी तरह का हो, उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें यूनिफॉर्म की जाननी है, तो मैं यूनिफॉर्म की कहानी आपको समझा दूं। लिख लिया था ये सारी चीजें ना, चल चलो ठीक है। अच्छा, एक दो बातें और समझ लो, थोड़ी सी बात। वो बातें ये है कि कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे लाइन बना के ना दे देगा, ऐसे लाइन बना के नहीं देगा, कभी कभी ऐसा बना देगा, ऐसा बना दिया। अगर ये लिख दिया, ये ऐसा बना दिया, और या कभी कभी ऐसा बना दिया, यानी ये सरफेस ऐसा है, ये सरफेस ऐसा है, और इसके डॉट बनाया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या करंट, कुछ भी। अगर मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रही है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, तो आप बोलोगे कि इस सरफेस के अगर क्रॉस जैसा चीज है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ, यानी इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अंदर की तरफ। और अगर डॉट है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है, यानी इस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है और इस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है। ऐसा नहीं बना के दे तब। अगर इसी में बोल दे कि ऐसा करंट है, इसका मतलब करंट जो है वो इनवर्ड है, और इस समय अगर करंट की ऐसे बना के दे दे तो करंट जो है वो आउटवर्ड है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना के दे दे तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है, अंदर की तरफ जा रही है, और इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। बात समझ गए? किसी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा बनाए या करंट के लिए ऐसा बनाए, यानी क्रॉस दे दे। और जिसकी डिस्कशन हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर है, करंट यानी करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा बना के पूछ दे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है। यानी डॉट और क्रॉस का मतलब समझ में आया? ठीक है सर। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कोरिलेट करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है सर, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आराम से समझने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो यह समझ में आ जाएगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आराम से देखना।
अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, और यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर हमने बोला इसको हम डिनोट करते हैं फाई बी से। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनने वाला फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बनने वाला फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू दी सरफेस। और इसका भी मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू दी सरफेस। लेकिन इन दोनों डिफिनेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहां पर जो फील्ड लाइंस है वो कौन सी फील्ड लाइंस है? मैग्नेटिक। यानी आप ये बोलोगे करेक्टली कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, और यहां पर बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हमें आता है E डॉट ए, दैट इज EA cos थीटा। और थीटा जो होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा फाई बी बराबर B डॉट ए। जहां पर E डॉट ए है वहां पर B डॉट होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो ये हो जाएगा BA cos थीटा, और इस समय जो थीटा होगा वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। कोई दिक्कत है? यहां तक बात समझ में आई? श्योर शॉर्ट। अब इरेज करें, लिखो इसमें से फिर और चीजें बताएंगे एक एक करके, दोनों को एक एक करके समझाते चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों समझ में आ जाएगा। जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देखा है उसके लिए भी रिवीजन हो जाएगा, जिसने देखा है उसके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। जाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों पास कराना जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना? ओके, ठीक है, इरेज कर दो सर। अब देखो, अब अगर इसके यूनिट की बात करते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिल के आया है? सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा। B की यूनिट हमने देखी टेस्ला हो सकती है, और एरिया की यूनिट, क्योंकि A इज द एरिया, मीटर स्क्वायर, तो A की यूनिट तो हो सकती है मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला मीटर स्क्वायर। B की हमने दूसरी यूनिट देखी है, वो क्या देखी है? तो हमने देखी है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इनटू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा का कोई मतलब cos 30 डिग्री, cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, इसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यूनिट्स नहीं होते, तो उसका लिखा ही नहीं। यहां से मीटर ने मीटर को काट दिया तो यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर एम्पियर -1। या इसका तीसरा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड्स का वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ने मीटर स्क्वायर को काट दिया और क्या मिल गया? वेबर। और ज्यादातर आपको इसका यूनिट यही देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट की बात करो तो ये होता है EA cos थीटा, तो E की यूनिट न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। दूसरा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखा था
वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। इस मीटर ने मीटर को काटा तो वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आई बात? वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है, इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। देख रहे, ई क्या यूनिट? न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये इसके यूनिट की बात हो गई, कोई दिक्कत? यहां पर देखो एक यूनिट मीटर, मीटर कट गया, न्यूटन मीटर ए इनवर्स या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, दोनों के यूनिट में कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। देख लो, लिख लिया, ये ज्यादातर यूनिट देखने को मिलेगा। अब ये बी ए कॉस थीटा कैसे आया यहां पर, या ई ए कॉस थीटा कैसे आया, इस बात को समझते हैं। ओ इरेज कर दे सर। हाँ सर कर दो ना, कितनी बार पूछते हो आप। ठीक है कर देते हैं। अब बी ए क्यों आया वो देखते हैं, या ई ए क्यों आया वो देखते हैं। ठीक है सर दिखाओ, हम भी देख रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के आए हो तो आपके अंदर हंसी आ रही है, अरे सर इतना इजी टॉपिक को क्यों इतना लंबा खींच रहे हो। इजी तो लंबा नहीं खींच रहे, समझा रहे। तो देखा गया कि मान लो एक सरफेस लेते हो आप, और यहां पर एक और सरफेस लेते हो आप। आपने बोला कि इस सरफेस का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर और इस सरफेस का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है 2 न्यूटन पर कूलम, और इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है 2 न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो आप फील्ड लाइंस पास कराओ। फील्ड लाइंस पास कराओ। अब आपने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। तो इस पहले वाले सरफेस में एक ये, एक ये, एक ये, 3 ही पास कर रहा। ये इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते, मान लो ये पास नहीं कर रहा था, ऊपर से जा रहा है। ठीक है, यानी 3 पास कर रहा है। यानी इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 3। और इस केस में 1 2 3 4 5, और ये भी इससे पास कर रहा है तो 6। यानी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना है? 6। तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो हमने देखा कि एरिया के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। यानी यहां से हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अ सरफेस। और अगर एरिया बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रहा है, एरिया अगर घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी घट रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हटा दे थोड़ा सा, ये ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहने देते हैं। दूसरा में कहा गया कि मान लो अगर मगर कुछ नहीं, कि सेम एरिया वाला सरफेस ले लेते हैं। एक सरफेस लिया और एक दूसरा सरफेस ले लिया, और बोला इसकी भी एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, इसकी भी एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है वो 2 न्यूटन पर कूलम है, और इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की नहीं। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है न्यूटन पर कूलम, यहां पर भी लिख दिया था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जहां इलेक्ट्रिक लिख दिया था मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। वेबर मान लो इस समय बढ़ा दिया हमने, 2 से 4 कर दिया, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो देखा हमने कि इस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है 2 से 2 था, तो 5-6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, जिसमें से 3 इससे पास किया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इस समय आ गया 3। लेकिन इस समय बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारा पास कर रही थी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ गई तो वो बहुत डेंस हो गई। तो इस समय आ गया 1 2 3 4 5, यानी इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जो फ्लक्स बना मैग्नेटिक फ्लक्स वो आ गई 5। यानी दूसरा पॉइंट हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी पहला चीज देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर, एरिया, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, 2 बातें समझ में आई।
इसको इरेज करें। अब इसी जगह अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना होता तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देते, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते तो 2 वेबर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, तो ये 2 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड होता, और इस समय भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता वो 2 न्यूटन पर कूलम होता, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया वेक्टर के। बात पकड़ रहे हो? यानी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराओ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार कांस्टेंट रखो तो न्यूटन यूनिट बदलना होगा, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते और वो लेते 2 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते और वो लेते 4 न्यूटन पर कूलम। यानी यहाँ से देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बनाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रहा है। उसी तरह एरिया को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है, और एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के ताकत को बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ताकत को बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों बढ़ेगा, कोई दिक्कत। या इसी तरह यहां से एक रिलेशन हमारे पास आया फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। उसी तरह एक रिलेशन आया फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड था वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड था वहां अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, सुनो, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सब कहानी सेम है, ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है वहां अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। समझ में आया बात? श्योर शॉर्ट। इरेज करें तो यहां से हमें मिल गया, इरेज कर दे। यहां से हम 2 बातें सीख के, जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा पढ़ा है उसको तो दिक्कत होने ही वाला नहीं, फिर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तो मेरा मानना है कि एकदम बहुत प्यार से और बहुत धीरे से समझाने की बहुत जरूरत है। यानी 2 एक्सपेरिमेंट किया हमने, तो हमने देखा पहला चीज, एक चीज देखा हमने यहां से कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया वेक्टर के, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। उसी तरह जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे तो देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया वेक्टर के, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। कोई दिक्कत? यहां से अब कहता है कि जो एरिया है, समझेंगे, जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई सरफेस ऐसा ले लो, तो कहता है कि अगर आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों हो सकता है। जो उसका एरिया वेक्टर होगा, जैसे सरफेस ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, किसी भी एक डायरेक्शन में आप चूज कर सकते हो, जिधर लोगे कोई गलती नहीं है। अगर मान लो कोई सरफेस ऐसा है सीधा ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर भी हो सकता है या इसका एरिया वेक्टर अंदर भी हो सकता है। बाहर अंदर में यहां नहीं दिखा सकते थे तो यहां दिखा दिया। ये अंदर वाला क्रॉस है एरिया वेक्टर, ये बाहर वाला डॉट है, यानी बाहर की तरफ एरिया वेक्टर या अंदर की तरफ एरिया वेक्टर। लेकिन अगर आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर है तो एरिया वेक्टर हमेशा हमेशा कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। यानी इस समय जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा हमेशा होगा रेडियली आउटवर्ड, इनवर्ड कभी भी नहीं होगा। अगर ये वाला सरफेस आप पकड़ते हो तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता था, इधर भी, लेकिन ये 3D डायमेंशनल फिगर है तो इधर वाला नहीं लेंगे, सिर्फ एरिया वेक्टर ये होगा। इस फिगर को पकड़ोगे तो इसका एरिया वेक्टर सिर्फ ये होगा, इस शेप को पकड़ोगे तो इसका एरिया वेक्टर सिर्फ ये होगा, इस शेप को पकड़ोगे तो इसका एरिया वेक्टर सिर्फ ये होगा। यानी 3 डायमेंशनल फिगर में एरिया वेक्टर सिर्फ और सिर्फ रेडियली आउटवर्ड होता है। 2 डायमेंशनल में एरिया वेक्टर दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, जिधर मन हो उधर चूज कर सकते हो आप, आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। कैसे चूज करेंगे वो हम करके दिखाते हैं। तो किसी ने बोला, एरिया वेक्टर की कहानी समझ में थोड़ी बहुत आई? हाँ सर आई। अब किसी ने हमें समझाया, आराम से बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं,
धीरे धीरे समझना, कंफ्यूज मत करना। अगर समझ गए तो फिजिक्स को को रिलेट कर पाओगे आप, ठीक है। अब किसी ने हमें बोला कि मान लो ये एक सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सीधा ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। अब अभी तक हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, लेकिन नहीं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आती है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर या तो इधर ले सकते हो या तो इधर ले सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है तो इधर बना लो। यही बोला हमने, जिधर मन हो उधर ले सकते हो। इस समय में एरिया वेक्टर इसका इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर भी इधर बना लो। कोई भी एक आप कंसीडर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल थीटा है। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला कंपोनेंट इस ई के लिए ये कंपोनेंट बनता है ई कॉस थीटा, और इससे जस्ट 90 डिग्री ऊपर उठ के आते हैं तो ये बनता है ई साइन थीटा। इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के थीटा की डायरेक्शन में बी कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर उठ के आगे आए तो बी साइन थीटा। अब ये जो बी साइन थीटा है वो सरफेस को ऐसे टच करके जा रहा है, ये सरफेस है, बी साइन थीटा ऐसे टच करके जा रहा है और बी कॉस थीटा ऐसे घुस के जा रहा है। तो बी साइन थीटा नहीं ले सकते क्योंकि इट इज पैरेलल टू द सरफेस और इट इज पासिंग थ्रू द सरफेस। ये जो बी साइन थीटा है इज पैरेलल टू द सरफेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, और ये कैसा है? परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पैरेलल टू द सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। तो जहां पर हमने लिखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, उसकी जगह अगर हम बी कॉस थीटा लिख देते कोई दिक्कत है? अब बोलोगे इससे दिक्कत कुछ नहीं आएगा सर। देखो, अगर मान लो गलती से ऐसा ना आके ऐसा आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। यानी अगर एंगल इधर उधर हुआ तो हम वो संभाल सके, इसलिए ये लिख देते कोई दिक्कत है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई कॉस थीटा लिख देते कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मान लो ऐसा एरिया वेक्टर आ जाता और ऐसे उल्टा पुल्टा ना देके बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, तो आप कहते हैं इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू हो गई 1, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यानी अगर थीटा 0 हुआ तो ये कहानी बन जाएगी, थीटा कुछ और हुआ उसको संभालने के लिए ये रख लिया हमने। इरेज करें, कर दो सर। यहां से हमें दो चीजों का पता चला। क्या पता चला? कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी कॉस थीटा, इन दोनों को कोरिलेट करें तो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ई कॉस थीटा। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ए को ई ए कॉस थीटा लिख देते हैं। यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और इसको बी ए कॉस थीटा लिख देते हैं। इस समय जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है, इस समय जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर आ गया बी ए कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आ गया ई ए कॉस थीटा, जिसको हम ई डॉट ए, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम बी डॉट ए, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए ये दोनों के दोनों स्केलर हुए थे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर होता है। बोलो, इतना कहानी में हम आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हम वो समझाने में कामयाब हो पाए? हाँ सर, कामयाब तो आप हो ही गए हो। ठीक है, तो ये आ गया बी डॉट ए और ये आ गया ई डॉट ए। इस तरह से हमने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पूरी कहानी बहुत प्यार से, बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया है तो आप देख लो, समझ लो, जान लो। अब हम शुरू करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे सर एंड हेनरी सर, और जब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे फिर शुरू करेंगे हम
फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन और उसी के साथ साथ हम लेंज लॉ भी समझाते हुए इस टॉपिक को एंड करेंगे। पक्का समझ में आया, देख लो अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत है? दोनों में जो के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 हो गई, इसलिए ये बी ए कॉस थीटा आ गया और ये कॉस थीटा आ गया। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और इस समय थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक, लिख लो इसको। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म कर दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ देखो ये दोनों को कोरिलेट इसलिए करवाया ना कि देखो बहुत सारे चीज हम ये मान के नहीं चलना जल्दी कि हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको आता भी है फिर भी स्लो एंड स्टडी वाला काम करो, देखो समझो और जानो, फिर ही आगे बढ़ो। जल्दीबाजी मत करो क्या कोरिलेट कर रहे हैं। यानी जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर भी था वो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गया तो वो अब मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा या तो मैग्नेट की वजह से या करंट कैरिंग वायर की वजह से। करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, पढ़ लिया है हमने मूविंग चार्ज में, वो जानते भी हैं बचपन से भी। चलो इसको लिख लो जल्दी फास्ट, लिख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी सर्किट। देखो अब एक्सपेरिमेंट समझो, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया उसको बहुत प्यार से समझना। बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, सब एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब था उसको हम समझाएंगे, आराम से समझना। मन भर भर के एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, मतलब पूरा सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। एनसीईआरटी में 2-3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, हम आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके समझाएंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। और हमें लगता है कि आप उससे समझ जाओगे। अगर जो बच्चों को एक में समझ में आ जाए उसके लिए खुशी की बात है, नहीं आए तो बार बार देखो, ठीक है। देखा उन्होंने, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, क्या किया कि एक कॉइल ले लिया, सपोज करो ऐसे। कॉइल को दिखाने का तरीका बताते हैं अच्छे से, आराम से समझना, घबराना मत। ये क्या है हमारे पास? एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी सर्किट। पहले एक्सपेरिमेंट को समझ लो, फिर हम आपको इसके रिगार्डिंग फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आप खुद लिख दोगे, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझो। पहला एक्सपेरिमेंट किया कि यहां पर एक कॉइल ले लिया, ठीक। इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। हर एक्सपेरिमेंट का मतलब समझना, हर एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इस डब्बे में हम गैल्वेनोमीटर नहीं बनाते हैं, आप समझ जाना, ताकि अंदर में हम कुछ दिखाना चाहते हैं। गैल्वेनोमीटर है, ये बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत, ऐसा ले लिया। एक कॉइल ऐसा ले लिया। एक बार एक्सपेरिमेंट चलो यहीं पे करते हैं। पहले यहां पर एक ले लिया बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। अब इस बार मैग्नेट की वजह से हम जानते हैं कि बार मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ, साउथ के तरफ आती है और नॉर्थ से बाहर जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ आती है। और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो जस्ट उल्टा हो जाता है, वो साउथ से नॉर्थ हो जाता है। कोई दिक्कत है? आराम से समझना। नॉर्थ से जानते हो ना कि ये बार मैग्नेट creates magnetic field lines around itself. The magnetic field lines is outside the magnet is from north to south direction, and inside the magnet is from south to north direction, so as to complete the loop of magnetic field lines. हम ये लाइन लिख देते हैं, as we know that bar magnet creates
magnetic field around itself and it is from north to south direction outside the magnet and south to north direction inside the magnet so as to complete a magnetic loop, ताकि एक मैग्नेटिक लूप बन सके। तो बार मैग्नेट के आउटसाइड जाता है नॉर्थ से साउथ और अंदर आता है साउथ से नॉर्थ। ये हम बार मैग्नेट की एक कहानी हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से कहा गया कि इन्होंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को मूव इन और आउट करने लगे। मतलब ये मान लो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इसको ऐसे करने लगे जुग 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 जुग। तो देखा उन्होंने कि गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन होने लगा। मान लो सपोज जब उसको ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, जैसे मूव इन कर रहे हैं, सपोज करो मूव इन कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। फिर इसी गैल्वेनोमीटर में मान लो एक और बना दे, मूव इन और आउट, मतलब समझो बात को एकदम आराम से समझना, क्या हो रहा है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट को क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर में ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसी मैग्नेट को मूव आउट कर रहे हैं, तो इसका डिफ्लेक्शन जो इधर हो रहा था अब इधर डिफ्लेक्शन होने लगा, ठीक है। अब तीसरा चीज इन्होंने क्या किया कि इस बार मैग्नेट की पोलरिटी बदल दी, यानी मैग्नेट को पलट दिया। पहले जो मैग्नेट ऐसा था उसको ऐसा कर दिया, अब इसको अंदर लेके जा रहे हैं। तो जब अंदर लेके जा रहे हैं, मूव इन कर रहे हैं, तो अगर पहले में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा था तो अंदर जाने में ऐसा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब इसको मूव आउट कर रहे हैं तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है। समझो, पहले जब नॉर्थ इधर था तो जब अंदर जा रहा था बार मैग्नेट तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था, बाहर आ रहा था तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था। जब साउथ नॉर्थ कर दिए तो जब अंदर जा रहा था तो इस समय इधर हो रहा था नॉर्थ साउथ की वजह से, तो साउथ नॉर्थ की वजह से इधर डिफ्लेक्शन, मूव आउट कर रहे थे तो इधर डिफ्लेक्शन। तो बड़ा गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट that is used to detect करंट, और बहुत छोटा सा करंट, स्मॉल करंट, बहुत बड़ा नहीं, 20 एम्पियर से 50 एम्पियर के लगभग, 50 भी नहीं, 20 से 20-30 एम्पियर तक, ठीक है। मतलब सीधा अभी हम जानते हैं कि ये स्मॉल करंट की बात नहीं करते, सीधा ये करंट मेजर करता है, उसकी डिस्कशन हम अभी नहीं करते, क्यों कंफ्यूज करते। तो देखा, अरे ये बार मैग्नेट के इधर अंदर आने से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, बाहर जा रहा है तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जब इसी मैग्नेट को हम स्टेशनरी रख दे रहे हैं नॉर्थ साउथ, और जब इसको स्टेशनरी रख दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में सीधा सीधा है, नो डिफ्लेक्शन। यानी जब ये बार मैग्नेट स्टेशनरी है तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जब मूव इन या मूव आउट कर रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, बस डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात उन्होंने देखा। डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें अपने आप करंट बन जा रहा है। ये जादू है ना। आप क्या कर रहे हो, कोई मेहनत कर रहे हो, बार मैग्नेट मेहनत कर रहे हो, मतलब कोई चीज दे नहीं रहे हो ना, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क दे रहे हो, इसको ऐसे ऐसे हिला रहे हो और देख रहे हो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। अब आप टेंशन में हो, सर ये तो फिजिक्स बदल के रख दिया आपने, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं समझते हैं। जब आप इसको थोड़ा विजुलाइज करना, आराम से समझना तो दिक्कत नहीं होगा। जब इसको आप अंदर ले जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है, यानी धीरे 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 धीरे, पहले मान लो 4 फील्ड लाइंस इससे जा रही थी, अब धीरे धीरे इसको अंदर घुसाते जाओगे तो अगर मान लो यहां तक बार मैग्नेट पहुंच चुका होता इस जगह पर, यहां पर नॉर्थ साउथ हो जाता तो और सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे गुजरता, और फिर दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेगा,
बदलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बदलने से क्या बदलता है, अभी अभी आपने देखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो BA cos थीटा होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़े तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटे तो फ्लक्स भी घटेगा। तो जब आप मूव इन कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, जिसकी वजह से फ्लक्स भी बढ़ रहा था। जब आप मूव आउट कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही थी, जिसकी वजह से फ्लक्स भी घट रही थी। यानी फ्लक्स का चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। समझेंगे, आराम से चीजों को समझना। जब अंदर ले जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, बाहर ले जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से यहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब स्टेशनरी रख रहे हो, जैसे ये कॉइल है आपके पास, और इस कॉइल में आप यहां पर बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दे रहे हो, तो अभी भी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास तो कर रही है, लेकिन वो चेंज नहीं कर रही। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में इसके गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। समझेंगे सर, समझाओ ना। ये स्टेशनरी जब रख रहे हो तो ऐसा नहीं कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पास कर रही है, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और जब इसको मूव इन मूव आउट कर रहा है तब जाके हमारे पास डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट और किया। यानी यहां से ओवरऑल कहानी ये समझाएंगे कि जब किसी भी कॉइल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, बड़ा और छोटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का क्या क्या तरीका है? या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दो, या उसके एरिया को छोटा बड़ा करो, या उसके एंगल को बदल दो। किसी भी तरीके से अगर आप उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर पाओ, बड़ा नहीं समझो। कोई अगर कहेगा कि सर हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास एक कॉइल है और यहां पर एक बड़ा सा मैग्नेट लाके रख देते हैं, तो क्या इसमें करंट प्रोड्यूस होगा? ना। छोटा भी मैग्नेट रखो या बड़ा रखो, ये आगे पीछे मूव कराओगे, यानी इसके अंदर किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होनी चाहिए, तभी करंट बनेगा। भले ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, बड़ा मैग्नेट है, फिर भी करंट नहीं बन रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रहा है। यानी फील्ड लाइंस के चेंज यानी फ्लक्स के चेंज की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ना कि फ्लक्स के ज्यादा होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ज्यादा होने की वजह से करंट बन रहा है। यानी फ्लक्स जितना बदलेगा उतना ज्यादा फील्ड क्रिएट होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स जितना बदलेगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। यानी तभी करंट प्रोड्यूस होगा अगर मान लो छोटा सा कोई बड़ा सा मैग्नेट लाके रख दिया, स्टेशनरी है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही। 4 था, अभी भी 4 है, तो करंट नहीं बन रहा है। लेकिन कोई बच्चा छोटा सा मैग्नेट लाके ऐसे 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 कर रहा, तो पहले 4 था, फिर 3 होगा, फिर 2 हुआ, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 4 हो गया, 3 हो गया, मतलब चेंज हो रहा है। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिसाइड दी करेंट फ्लोइंग और करेंट प्रोड्यूस इन दैट कंडक्टर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगा तो और बताएं। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि एक बार मैग्नेट को आगे पीछे किया, तो देखा इन्होंने कि इसके अंदर ये रुका हुआ था। ये जो कॉइल है वो स्टेशनरी था, ये कॉइल जो है वो स्टेशनरी था, और ये बार मैग्नेट मूव इन मूव आउट हो रहा था। ठीक है, डायरेक्शन जब नॉर्थ साउथ को बदले तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बदल गया, जब मूव इन मूव आउट किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ अलग हो रहा था, और जब साउथ नॉर्थ मतलब पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट चेंज, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर चेंज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया देखते हैं। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उससे एक कंक्लूजन निकाला। पहले ये एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट ये किया, ये एक्सपेरिमेंट समझ गए कि अंदर बाहर बार मैग्नेट को ले जाना, सब लिखो एकदम, हर लाइन को लिखो, और लास्ट में हम कंक्लूजन लिखवा देंगे तो आपको सब लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे हम क्या कहते हैं करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना किसी बैटरी वगैरह के, बिना किसी एनर्जी वगैरह के करंट बनाना है, सिर्फ मैकेनिकल वर्क करके। दूसरा मैकेनिकल वर्क क्या किया कि हमें ये बात तो पहले से पता है कि करेंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, लूप ले लिया, और उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और इस यहां पर लगा दिया स्विच। ठीक है, ये अब यहां पर एक और करंट कैरिंग वायर ले लिया, इसके जस्ट सटे हुए,
और इसमें बैटरी ने लगा के इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही समझेंगे, पहला चीज इन्होंने क्या किया कि जैसे ही स्विच को ऑन किया तो हमें ना लगता है कि स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली। होता यह है कि स्विच ऑन करोगे तो थोड़ा उसको स्लो मोशन में देखो, एकदम पूरा स्लो मोशन में करंट यहां से निकलेगा जो यहाँ पहुंचे, बहुत बहुत जल्दी पहुंच जाता है, उसको थोड़ा स्लो मोशन में सोच के देखो, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, एकदम करंट धीरे धीरे स्लो मोशन में एकदम उसको कर दो एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पहुंचा, फिर 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 यहाँ पहुंचा। अब आगे बढ़ने से पहले इतना दूर जब करंट था तो बार मैग्नेट इतना वाला, ये जो एक कॉइल बना हुआ ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो यहां तक पहुंच रहा था किसी तरीके से, नॉर्थ साउथ क्या है वो बाद में बात करेंगे, इधर पहुंच रहा था। फिर धीरे धीरे करंट यहां पहुंचा, आया 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 आया, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, स्लो मोशन में देख रहे थे, धीरे धीरे तो करंट आता नहीं। अब ये पूरा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अंदर घुस गई। फिर करंट यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, अब ये पूरा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अंदर घुसने लगी। यानी हमने देखा जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मान लो इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो करंट जैसे ही जाएगा, करंट को स्लो मोशन में समझना, और वंस द करंट फ्लोज, वंस द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर स्टॉप्स। क्यों सर? क्या हुआ कि जब करंट पास कर रहा था तो करंट धीरे 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 आ रहा था, जब तक वो सर्किट कंप्लीट करके यहां नहीं पहुंच गया तब तक डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि शुरू में इतना दूर करंट था तो बार मैग्नेट बन रहा था, करंट करने के बाद थोड़ा दूर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, फिर करंट इतना दूर तक पहुंचा तो इतना बड़ा बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अंदर गया, फिर करंट थोड़ा दूर और पहुंचा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अंदर चला गया। यानी यहां पर क्या हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कब तक? जब तक करंट पूरी तरह से फ्लो करने ना लगे। ठीक है, अब जब पूरा एक बार सर्किट में फ्लो कर गया तो ये पूरा बार मैग्नेट की तरह हो गया और फिर फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने लगी, चेंज नहीं हुआ। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। समझ रहे हो ना? अब इसी दूसरे केस में हमने क्या किया कि स्विच को ऑफ किया। देखो स्विच को जब ऑन करोगे उसी समय पहले करंट जब एक बार पूरे सर्किट में फ्लो करने लगा तब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। वंस द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग द होल सर्किट, फ्लोइंग द होल सर्किट, जब पूरे सर्किट में, चैप्टर को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में थ्योरी हम लिखवा देंगे। When the current, once the current start flowing the whole circuit, the galvanometer stops deflection। ठीक है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर स्टॉप्स। क्यों? क्योंकि जब एक बार पूरे में करंट फ्लो करने लगा तो करंट क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई, चेंज नहीं हो रहा। अब दूसरे केस में हमने क्या किया कि सेम कॉइल इधर रखा, अब स्विच ऑन हो चुका है, अब करंट फ्लो कर रहा था, अब जब एक बार पूरा हो गया गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन खत्म। अब आराम से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन खत्म। कुछ भी अगर इस चैप्टर में नहीं समझ में आए तो दिल से बताना प्लीज, पूरी मेहनत कर रहे हैं जितना हो सके। अब आप एक बार स्विच ऑन करने वक्त आपने देखा कि धीरे 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 करंट बढ़ रहा था। अब आप क्या करने जा रहे हो? स्विच ऑफ करने जा रहे हो। तो जैसे ही ऑफ करोगे तो सडनली आपको दिखता है कि सडनली करंट खत्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। पहले करंट यहां से जाएगा यहां तक, पहले तो पूरे में करंट रहा होगा, पहले में यहां से करंट आया होगा, आई 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 आई, तो पूरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस पूरे की वजह से यहां तक आ रही होगी। अब जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करोगे, मतलब करंट बंद करोगे, स्विच को बंद करोगे, तो धीरे पहले यहां से करंट खत्म हुआ तो सिर्फ बार मैग्नेट अब ये बच गया, अब इसकी वजह से कुछ कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर धीरे धीरे करंट घटते 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 यहां पहुंचा, अब बार मैग्नेट सिर्फ ये रह गया, इसकी वजह से थोड़ा कम। यानी जब स्विच ऑन करते हो और जब स्विच ऑफ करते हो तो देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑन करने वक्त धीरे धीरे करंट जाता है तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुसता चला जाता है, और ऑफ करने वक्त धीरे धीरे करंट हटता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलने लगता है। यानी व्हेन
स्विच ऑफ और ऑन। जब स्विच को डायरेक्टली ऑफ करते तो धीरे धीरे करंट घटता है, तो करंट घटेगा तो पहले पूरे में करंट था तो इतना बड़ा बार मैग्नेट था, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा था, फिर इतना दूर करंट घट गया। धीरे धीरे हम इसको स्लो मोशन में देख रहे हैं, तो बार मैग्नेट छोटा हो गया तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे घटा 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटते गया, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। स्विच ऑन किया तो पहले थोड़ा दूर करंट आया तो इतना बड़ा बार मैग्नेट, फिर बार मैग्नेट, फिर बार मैग्नेट, फिर बार मैग्नेट, फिर बार मैग्नेट। जब पूरे सर्किट में आ गया तब जाके करंट में डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बंद हो गया। यानी स्विच ऑफ और ऑन एट दैट टाइम गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। यानी जब स्विच को ऑफ करो या ऑन करो तो देख रहे हो कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन वंस द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, वंस द करंट स्टार्ट फ्लोइंग होल सर्किट, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर स्टॉप्स। क्योंकि एक बार पूरा करंट पास करने लगा तो ये पूरा बार मैग्नेट हो गया। अब इसमें करंट पूरी तरह से फ्लो कर चुका है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जा रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या किया कि दौड़ना शुरू किया। क्या किया कि करंट, अब मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर इतना छोटा हम डिफ्लेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन्होंने करंट को पास करा दिया, स्विच का लफड़ा हटा दिया और बोला हम इसमें करंट है, इसमें ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें करंट है, पूरी तरह से करंट है। अब इसमें स्विच ऑन ऑफ वाली कहानी नहीं है, सॉरी, यहां पे गैल्वेनोमीटर, अब करंट पूरी तरह से इसमें है। अब कैसे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ किया जाए, तो एक काम करते हैं, इस वायर के पास में हम इसको 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ते हैं, तो ये पूरा अब 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ोगे तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पहुंच रही थी, मान लो, अब आगे बढ़े 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 यहां पहुंचे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा और अंदर घुसी, फिर थोड़ा और अंदर घुसी। मतलब एक तरीका तो है स्विच को जस्ट ऑन करो उस समय बार मैग्नेट बनेगा, धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर बनेगी। स्विच को ऑफ करो तो धीरे 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 करंट खत्म होगा तो धीरे धीरे बार मैग्नेट खत्म होता जाएगा और धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती जाएगी, तब भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। एक तरीका, इस कॉइल को उठाओ और दौड़ने लगो, मान लो ये कॉइल यहाँ है, अब इसको लेकर दौड़ने लगो, दौड़ोगे तो पूरे कॉइल में अगर करंट पास करा तो एक तरह का बार मैग्नेट लेके आप दौड़ रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो इस केस में कि मूव इन और मूव आउट कर रहे हो, किसको लेके, करंट कैरिंग वायर को लेके। और वो करंट कैरिंग वायर है क्या, एक तरह से बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ही तो है वो करंट कैरिंग वायर। यानी इसको उठाकर दौड़े, तो क्या हुआ, बार मैग्नेट को लेकर दौड़े, फिर भागे, आए पीछे, फिर दौड़े, फिर भागे, और यहाँ कॉइल, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, यानी फ्लक्स चेंज हो रही है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। अब कहता है कि अगर मान लो पहले गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ये था और बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दो तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी polarity of battery changes, deflection in galvanometer is opposite। यानी पहले अगर पॉजिटिव इधर था तो करंट इधर से जा रहा था तो गैल्वेनोमीटर में इधर से डिफ्लेक्शन हो रहा था, और इसी को अगर मान लो निगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर में अब डिफ्लेक्शन इधर होगा। यहां तक कहानी समझ में आई। यानी पहला केस था कि बार मैग्नेट को लेके कॉइल ले लिया और बार मैग्नेट को लेके इधर इधर आए तो देखा कॉइल में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा केस था कि इधर करंट कैरिंग वायर है, इधर एक कॉइल है, इसको लेके दौड़े तो ये बार मैग्नेट की तरह था, फिर भी इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। पोलरिटी और बैटरी चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब पहले गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन हो रहा था तो बैटरी को चेंज करते हुए डायरेक्शन को इधर होने लगेगा। तीसरा केस देखा, जब स्विच ऑन करते, जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करंट पास करता है स्लो मोशन में। जब धीरे धीरे पास करता है तो थोड़ा बार मैग्नेट, यानी इनडायरेक्टली पहले जब करंट स्विच ऑन कर रहे हो तो बार मैग्नेट मूव इन कर रहा है, देखो ना, छोटा बड़ा बड़ा, यानी बार मैग्नेट मूव इन कर रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। जब स्विच को ऑफ कर रहे हो तो बार मैग्नेट मूव आउट कर रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही है। यहां तक स्टोरी पक्का समझ में आया। अब इसको हम एलोबरेट कर देते हैं, समझा देते हैं आसान तरीकों से। ये सारे एक्सपेरिमेंट थे जो दिमाग में विजुलाइज होना बहुत जरूरी था, दिमाग में विजुलाइज होना बहुत 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 जरूरी था। ठीक है, अब इसको हम एकदम सिंपल तरीके से नोट्स बनाने के तरीके से समझा देते हैं। लिख लिया, लिख लो।
अब ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट बुक में दी गई थी, जिसको हमने समझाने की कोशिश की कि इसी बहाने आपको चीजें समझ में आए। नहीं समझ में आएगा तो बताना, हम नोट्स बनाने लायक दे देते हैं, लिख लो, सब चीज लिख लो, एकदम नोट्स लायक चीजें मिल जाएंगी। अब उस एक्सपेरिमेंट का नोट्स देख लेते हैं, यानी फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन देख लेते हैं। अब उस फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में, जिसमें हेनरी सर ने भी साथ दिया था, जिसकी वजह से जो हमारा सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, उसमें हेनरी कांस्टेंट आएगा, आगे पढ़ोगे तो। अब इसको हम एकदम नोट्स की भाषा में समझा देते हैं। पहले हमने आपको एक विजुअलाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट था उसको समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आए तो प्लीज इस बार हमारी रिक्वेस्ट है, कमेंट बताओ कि वो एक्सपेरिमेंट समझ में आया, यस सर समझ में आया। नहीं समझ में आया तो फिर बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगा, 1-2 बार देखोगे तो विजुअलाइज कर ही लोगे, हमें आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो ना, हमें पता है ना मेरा स्टूडेंट कैसा है। समझ रहे हो इशारा किसकी तरफ है? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन देखते हैं। फैराडे ने बोला कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है, मान लो यहां पर हमने एक कॉइल लिया है, तो देखा गया, मान लो सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है और किसी तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग, मतलब किसी तरह से ऐसा कोई व्यवस्था लगा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो हमने देखा कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजिंग देयर इज अ current induced in that coil। हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल में। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फिक्स कर दिया, कितना करंट हो रहा है, कैसा करंट हो रहा है, वो सब लेंज लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में समझेंगे। पहले फैराडे सर ने वो क्या पहला लॉ जो है वो क्या बोला उसको समझते हैं। उन्होंने बोला कि आप मान लो किसी तरीके से इस समय हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कांस्टेंट रखा, चेंज नहीं किया, और किसी मदद से एरिया को छोटा या बड़ा कर दिया, यानी एरिया को चेंज करने की कोशिश की किसी तरीके से, या तो एरिया को ऐसा मशीन लगा दिया जिससे एरिया छोटा होने लगे या एरिया खींचने लगे, बड़ा होने लगे। तब भी देखा कि व्हेन एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल चेंजेस, व्हेन एरिया ऑफ कॉइल चेंजेस देयर इज अ current induced in that coil। अच्छा, तीसरा चीज क्या किया हमने कि अब हमने ना तो एरिया को चेंज किया, अब ना तो हमने एरिया को चेंज किया और ना ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी कांस्टेंट रखा और एरिया को भी कांस्टेंट रखा। तो और इसको क्या किया, इस कॉइल को सर्कुलर था, इस सर्कल को क्या किया, घुमा दिया, पहले ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया ओमेगा एंगल से, ऐसे। इस सर्कल को 20 से लेकर, ये रेडियस r था, और इस सर्कल को सपोज करो ये एक सर्कल है, सपोज करो ये एक सर्कल है, इसको हमने क्या किया, ऐसे घुमा दिया। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही थी, जैसे जैसे घूमते गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती गई। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुमाया घुमाया घुमाया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0, फिर थोड़ा बड़ा 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 फिर घटते 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 0, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चेंज इन फ्लक्स तो हो ही रहा। सॉरी, हिल गया क्या भाई, हिल गया क्या भाई? हाँ हिल गया, एक सेकेंड, दिख रहा है, हाँ सर ठीक है, यानी चेंज इन फ्लक्स हो ही रहा। तो इस समय हमने देखा कि हमने थीटा चेंज किया, समझ रहे हो ना, कहा गया है पिल्लो भैया, यहाँ एक सेकेंड। मान लो पहले मैग्नेटिक, ये एरिया सर्कल है, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, तो इसका एरिया वेक्टर भी अंदर, तो थीटा 0, ऐसे घुमाया, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अंदर है, लेकिन एरिया वेक्टर थोड़ा सा ऐसे हो गया, देख रहे हो ना। फिर और घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, यानी 90 डिग्री बन गया, cos 90 की वैल्यू 0, तो देखो 0 हो गया। अगर ऐसा रखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है तो सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है, पैरेलल, BA cos, एरिया वेक्टर इधर या इधर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, 90 0 हो गया। यानी आपने देखा कि जब थीटा को चेंज किया तब भी हमारा करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। इन तीनों कहानी से हमने देखा, इन तीनों कहानी से हमने सीखा कि हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है, जो इंड्यूस्ड करंट है
वो प्रोड्यूस्ड होगा कब? जब या तो थीटा को चेंज कर दो, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दो, या क्या चेंज कर दो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थीटा, या एरिया को चेंज कर दो। यानी यहां से कह सकते हो, हमने पढ़ा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तब भी करंट इंड्यूस हो रहा है, एरिया वेक्टर को छोटा बड़ा कर रहे हैं तब भी करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, और एंगल को चेंज कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं, यानी कॉस थीटा चेंज हो रहा है तब भी करंट इंड्यूस हो रहा है। यानी यहां से ओवरऑल बात एक कह सकते हैं कि whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, then there is an induced EMF produced. If the circuit is closed, then induced current is produced. ये फैराडे फर्स्ट लॉ लिखे। यहां से देखा कि ओवरऑल करंट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस तभी होगा जब थीटा चेंज करो, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करो, या चेंज मतलब बढ़ाओ या घटाओ, या एरिया वेक्टर चेंज करो। यानी इन तीनों में से किसी भी एक चीज को चेंज करोगे यानी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यानी फ्लक्स चेंज अगर होता है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। पहले इसको इतना लिखो, फिर फैराडे फर्स्ट लॉ हम आपको समझा देते हैं। अब धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से सांसों में बस जाना, अब क्लियर हो रहा है? हाँ सर, अब तो रिलैक्स्ड लग रहा है। लिखो इसको, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया यहाँ तक? अब टॉपिक को आगे बढ़ाए? हाँ सर, बढ़ा दो। अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया है। अब यहीं से हम आते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। अब यहां तक सारी स्टोरी आपको समझ में आई होगी, झूठ मत कहना, पक्का पक्का बोलो। समझ में आई? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आई। अब जाके लास्ट में क्लियर हो गया। यानी हमने देखा कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है या जो EMF है वो किस किस वजह से हो रहा है? अगर हमें चेंज मिल जाए थीटा में, यानी एंगल चेंज हो किसी भी चीज का, या उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो, या उसका एरिया वेक्टर चेंज हो। यानी ओवरऑल आप कह सकते हो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि यही तो होता है BA cos थीटा। तो यही से आता है हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ। अब फैराडे फर्स्ट लॉ में कहता है कि इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ फैराडे फर्स्ट लॉ में कहता है इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, ठीक? If there is change in the magnetic flux linked with a coil, then there is an induced EMF produced। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी तरह से चेंज हो जाए तो उसमें इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। अब मान लो कॉइल अगर क्लोज नहीं ऐसे है तब भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, बट करंट इज ओनली प्रोड्यूस्ड इफ द कॉइल इज क्लोज्ड, ठीक? इफ देयर इज अ क्लोज्ड कॉइल देन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड। अगर कॉइल क्लोज्ड है तब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। यानी इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल देन देयर इज अ चेंज इन देन देयर इज एन इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड। इफ देयर इज अ क्लोज्ड कॉइल देन प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट आल्सो प्रोड्यूस्ड। यहां तक स्टोरी समझ लो। यही फर्स्ट लॉ था हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर किसी कॉइल का क्लोज्ड कॉइल है तो करंट और इंड्यूस्ड EMF दोनों प्रोड्यूस होगा। अगर किसी भी तरीके से एंगल चेंज होने से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो जाए, या एरिया किसी भी तरीके से अगर फ्लक्स चेंज हो मैग्नेटिक फील्ड से, एरिया से, या एंगल से, किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, that is magnetic flux changes, then there is a induced EMF produced, and if the circuit is closed then induced current is produced।
ठीक है। अब इसी डिफिनेशन को एक और अगर तरीके से लिखे तो हम कहेंगे इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन between current carrying coil and another coil in which induced current is produced, or between bar, magnet and coil, then only EMF induced, and if closed, current induced। क्या लिखे, पहले लैंग्वेज अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम बोल देते हैं, क्या लिखे सो समझो। हम ये जो लिखे हैं, पहला बात तो समझ गया कि इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दो तो उस कॉइल में क्या कहता है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कॉइल क्लोज्ड है तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। दूसरा चीज कहता है कि चेंज करने का हमारे पास एक तरीका क्या था कि हम लेके दौड़ते थे, या तो एक करंट कैरिंग वायर था जिसको बैटरी से कनेक्ट करते थे और इसके अंदर करंट पास कर रहा था, ऐसे करंट पास कर रहा था, और बगल में एक कॉइल रखे थे और इसके अंदर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था। अब रिलेटिव मोशन, इसका मतलब अगर इसको भी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ा रहे हो और बगल में कोई बदमाशी करने के लिए इसको भी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ने लगे, तो क्या इसमें अब करंट इंड्यूस्ड होगा? ना। क्यों? क्योंकि ये भी 2 चल रहा है, मान लो ये 2 चीजें हैं, ये 2 चीजें हैं और दोनों 2 से चल रहा है, तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर है, चेंज कहां हो रहा है? क्योंकि जब चेंज होगा, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तभी मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस। दोनों 2 के स्पीड से चल रहा है, तो पहले अगर 10 फील्ड लाइंस था, बाद में भी 10 फील्ड लाइंस है। यानी रिलेटिव मोशन होने का मतलब ये अगर 4 से है तो इसको 2 से होना चाहिए, या ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से है तो इसको रेस्ट में रख दो, यानी दोनों का मोशन अलग अलग होना चाहिए। या दूसरी केस में मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और यहाँ पर एक कॉइल था, यहाँ गैल्वेनोमीटर था। अब इस कॉइल को आप मूव इन मूव आउट कर रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसको भी 2 मीटर पर सेकेंड से, जैसे जैसे इसको लेके चल रहे हो बार मैग्नेट को और कॉइल को एक साथ ऐसे, तब भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ये या तो रेस्ट में हो या इससे इसकी स्पीड कम या ज्यादा हो। मान लो इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है या इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तब चेंज होगा। अब ये तेजी से दौड़ रहा है या धीरे धीरे दौड़ रहा है, ये तेजी से दौड़ रहा है या धीरे धीरे दौड़ रहा है, ये तेजी से आ रहा है या धीरे धीरे आ रहा है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा। यानी इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल and another coil in which induced current is produced, or between a bar magnet and a coil, then only induced EMF is produced. If the closed circuit, then induced current is produced. बात समझ में आया? This is all about Faraday first law। यानी दोनों का स्पीड अलग अलग होना चाहिए। अगर मूव करा के करंट प्रोड्यूस करा रहा तो इसकी स्पीड ज्यादा या कम उससे होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होगा। और बार मैग्नेट अगर 2 से घूम रहा है तो या तो रुका हुआ होना चाहिए या इसका स्पीड कम या इससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि रिलेटिव मोशन की बात हम कर रहे हैं। इसको लिखो। अब हम आते हैं इसी में हम लेंज लॉ को समझाएंगे, तब फैराडे सेकंड लॉ पे आएंगे। लेंज लॉ कहता है व्हाटएवर बी द करंट प्रोड्यूस, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट। उस इंड्यूस्ड करंट का हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम लेंज लॉ को समझाते हैं और उसके साथ साथ हम आपको फैराडे सेकंड लॉ भी समझा देंगे। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, लिख लिया। तो फैराडे फर्स्ट लॉ हमें कह रहा था कि इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, देन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। इफ द कॉइल इज क्लोज्ड, देन इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। दूसरा कह रहा था इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड द अदर कॉइल इन व्हिच इंड्यूस्ड करंट इज और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन अलग अलग होना चाहिए, एक मोशन नहीं होना चाहिए, तब करंट इंड्यूस्ड होगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। या बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल का स्पीड अलग अलग होना चाहिए, लेके जा रहे दोनों एक ही स्पीड में चलोगे तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ बताता है कि अगर किसी तरीके से, ओवरऑल फर्स्ट लॉ यही बताता है कि किसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट इंड्यूस्ड होगा जिस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इट इज चेंजेस, देन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड देन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं लेंज सर्किट।
तब सेकेंड लॉ पे आएंगे, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज सर ने कहा दी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस opposes the cause through which it produces। लेंज सर कहते हैं कि जिस कॉज ने इसको प्रोड्यूस किया है उसको अपोज करेगा। जैसे मान लो एक मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीजिंग है, ये क्वाइल है इसके अंदर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है यानी फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो लेंज सर कह रहे थे, लेंज लॉ कह रहा है, लेंज सर बता रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और क्योंकि ये क्लोज्ड कॉइल है तो जो करंट प्रोड्यूस होगा यानी जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करे। मतलब अंदर की तरफ, अब एक बात समझ लो, राइट हैंड उठा लो, ठीक है, और जिधर की तरफ मैग्नेटिक, मान लो सपोज करो राइट हैंड उठाया, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, और मान लो ये कॉइल है, समझाते हैं पहले। राइट हैंड पाम रूल को समझ लो, किसको समझ लो, राइट हैंड पाम रूल को समझ लो। राइट हैंड पाम रूल में कहता है कि जो थंब है, ये पाम जो है, ये जो पाम है ये फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो थंब है उसको रख लो करंट के डायरेक्शन में, और चारों उंगली को रख लो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर मान लो इसमें करंट ऐसा जा रहा है तो इसके अंदर देखो करंट जा रहा है ऐसा, ठीक है, चारों समझो, या तो करंट दोनों तरीके से समझना है। एक तरीका यह है कि एक तो पाम रूल ये है जब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया हो, करंट निकालना हो तब। दूसरा तरीका यह है कि ये चारों उंगली को करंट की तरफ कर्ल करो, और जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। समझाते हैं दोनों का मतलब क्या है। इस केस में करंट दिया हुआ है तो करंट के डायरेक्शन में इसको कर्ल करो, कर्ल किया। अब थंब को खोलो तो थंब कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ, यानी करंट अगर दिया हुआ है तो थंब हमें बताएगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसा है, इनवर्ड है। और अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे दी गई है और ये कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, अब अंदर है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरफ। समझ रहे हो, यानी इस रूल को भी लेके मत चलो, ये फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, हमें करंट का डायरेक्शन चाहिए, इसको लेके चलो। राइट हैंड पाम रूल में एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आराम से, चल ठीक है। राइट हैंड पाम रूल ले लो, और ये थंब है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कैसे निकालेंगे समझो। अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, अंदर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में थंब रख लो। थंब को किसको रख लो, किधर रख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में। और ये करंट को कर्ल करो, कैसा कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, कर्ल करो। कर्ल किया तो करंट का डायरेक्शन देखो ना ऐसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, कर्ल किया तो ऐसे करंट पास कर रहा है, यानी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होता और ये लूप होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड कर्ल करो, कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझे, थोड़ा डायरेक्शन समझे। पहले में क्या था कि करंट ऐसे था, करंट में कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है तो अंदर की तरफ गए, इसको और इसको कर्ल किया तो करंट इधर। समझ रहे हो बात की, डायरेक्शन समझना है नहीं, फिर से देखो। ये भैया मान लो करंट नहीं दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ दिया हुआ है, करंट की बात कर निकालना है हमें, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उधर थंब को कर लो, कर लिया। अब इसको कर्ल करो तो ये डायरेक्शन करंट का। इस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, बाहर कर लो, कर्ल करो तो ये डायरेक्शन करंट का। जैसा भी दिया जाए उसके हिसाब से इसको कर्ल करो, वो करंट का डायरेक्शन। तो इसमें कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाएं,
तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाने के लिए करंट को ऐसे पास करना होगा, यानी करंट का डायरेक्शन ये होगा। अभी भी नहीं पकड़े, ठीक। अगर मान लो इसी केस में दिया होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखना देखना देखना, और ये कॉइल है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो लेंज सर आएंगे, और लेंज लॉ की मदद से हम कहेंगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रहा है तो उसको बढ़ाना है, यानी फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो उसको बढ़ाना है। जो चीज घट रहा है उसको बढ़ाना है, जो घट रहा है उसको, जो बढ़ रहा है उसको घटाना है, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, और हमें अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए, तो अंदर की तरफ हम रखा, करंट का डायरेक्शन ये, क्योंकि अंदर की तरफ ही बढ़ेगा, अंदर की तरफ घट रहा है तो अंदर की तरफ इसको सपोर्ट देंगे, तो ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे हो गया, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट, और ये कॉइल होता। अब कहता है कि मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंक्रीजिंग है, तो अब हमको इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर और करंट का डायरेक्शन ये, कब, जब इंक्रीजिंग है, तो हमें उसको घटाना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर देना होगा तभी घटेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे बनेगा, यानी करंट इस समय क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन। अगर मान लो इसी जगह हम दूसरा केस लेते हैं, आराम से समझना है, डायरेक्शन कैसे पता लगाना, समझ गए। जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर थंब करो, कर्ल करो, जो डायरेक्शन आएगा वो करंट का। तो कहता है लेंज लॉ कि इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट आया है, उसका डायरेक्शन हमेशा अगर इंक्रीजिंग है तो उसके अपोजिट होगा, और डिक्रीजिंग है तो उसके सपोर्ट में होगा। जैसे मान लो ऐसा है, कैसे, मान लो ये बार मैग्नेट है, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, और यहाँ पर एक कॉइल है, मतलब ऐसे कॉइल है, ऊपर से बार मैग्नेट आ रहा है। तो बार मैग्नेट इधर की तरफ आ रहा है, यानी इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। लेकिन लेंज लॉ क्या कहते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा कि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो डिक्रीज करना चाहेगा, यानी फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस अपोजेस द कॉज थ्रू विच इट प्रोड्यूसेस, जिसकी वजह से बना है, अगर घटने की वजह से बना है तो उसको बढ़ाएगा, बढ़ने की वजह से बना है तो घटाएगा। तो आप कहोगे कि इसको हटाना है, दूर ले जाना है, तो इधर अगर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, क्योंकि सेम पोल रिपेल, और इधर साउथ। ऊपर से देखोगे तो नॉर्थ में हम जानते हैं कि जब कोई क्लोज सर्किल बनाते हैं तो उसमें क्लॉकवाइज अगर करंट पास कर रहा है तो वो साउथ डायरेक्शन होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई करंट पास कर रहा है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो ऊपर से देखोगे तो आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करेगा, घड़ी के उल्टी दिशा में। नीचे से देखोगे तो कहोगे करंट क्लॉकवाइज पास कर रहा है। समझ रहे हो ना, पक्की वाली बात। तो लेंज लॉ समझ में आया, यानी जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहा होगा उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज, इसमें देखो ना, फिर से देखो, ये अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा था तो हमको बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए, तो ये करंट का डायरेक्शन बाहर हम कर लिया। इस समय अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रहा था तो अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए, तो ये करंट का डायरेक्शन। इस समय बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा था, उसको घटाना था, यानी अंदर की तरफ ले जाना था, ये करंट का डायरेक्शन। अगर मान लो यही दिया होता, कहां बना दे, इरेज करते हैं, सब लिखो, जल्दी लिखो। डायरेक्शन का, करंट का डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम अभी 2-4 एग्जांपल और देते हैं। लिखो इसको, जल्दी लिखो, फास्ट। लिख लिया सर? हाँ लिख लिया, इरेज करते हैं। अब देखो 1-2 एग्जांपल और देके समझाते हैं, फिर से आराम से समझना है। उंगली मेरे देखना कैसे कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। वैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करने आता होगा, आपने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वगैरह में ये सब चीजें देखी होगी, फिर हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता है। अगर मान लो ऐसा दे दिया कि एक करंट करेंगे वायर है और यहाँ पर करंट जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो जब करंट करेंगे वायर होता है, मान लो ये कॉइल यहाँ दिया हुआ है, तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो करंट करेंगे वायर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट होगा इधर। करंट करेंगे वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर होगा। अब इसके अंदर मैग्नेटिक इंक्रीज कर रहा है करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजिंग होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो लेंज सर क्या कहेंगे, भैया इसको हमको डिक्रीज करना है, यानी करंट इंड्यूस जो होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज करना चाहेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिक्रीज करना चाहेगा। कैसे डिक्रीज करे, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर चाहिए, यानी करंट का डायरेक्शन
ये मिलेगा, यानी ये वाला करंट का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? अगर इसी जगह सपोज कर लो, इसी जगह ये बार मैग्नेट है, दोनों तरीके से समझ सकते हैं, ये साउथ है ये नॉर्थ है, और बार मैग्नेट को इधर ले जा रहे हो मोशन में, और यहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल है, तो अब बार मैग्नेट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यानी इनडायरेक्टली दूर भाग रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो लेंज सर आएंगे और लेंज लॉ कहेंगे कि हम करंट का इंड्यूस्ड उस डायरेक्शन में करेंगे ये जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करे। तो भैया इसको इंक्रीज कराना है, यानी नॉर्थ है तो उसको साउथ देंगे तभी तो उसको अपनी तरफ खींचेगा। भैया इधर आ जा, अब इधर साउथ है तो इधर की तरफ करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा क्लॉकवाइज जा रहा है, नीचे से देखोगे तो आपको लगेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। वो आपको कॉइल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी जगह करंट अगर डिक्रीजिंग होता, ये मान लो इस जगह पूछ देता, इस जगह पर, तो बोलते इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर आए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अब आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, लेकिन करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग तो फ्लक्स इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीजिंग तो लेंज लॉ आएंगे, और लेंज लॉ कहेंगे कि ना भैया इंड्यूस्ड करंट जो है वो ऐसा कुछ बनेगा कि फ्लक्स को इंक्रीजिंग है मैग्नेटिक फील्ड तो डिक्रीज करेगा, और फ्लक्स को भी डिक्रीज करेगा, करना चाहेगा, या अपोज करता है जिस कॉज से बनता है। तो इंक्रीजिंग की वजह से बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बन रहा है, हमको अंदर बनाना है, तो अंदर बनाना है तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा इस समय क्लॉकवाइज। बात पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रहे हो? पकड़ रहे हो? श्योर श्योर। तो ये ओवरऑल हमने आपको समझा दी कि लेंज लॉ की मदद से कैसे हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। इरेज करें, लिख लो, लिख लिया सर, पक्का? हाँ सर। तो यहां तक हमने लेंज लॉ को समझ लिया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं। देखो लेंज लॉ ने क्यों बोला कि जिसकी वजह से वो बन रहा है उसको अपोज करेगा। देखो तो अगर मान लो कोई कॉइल ऐसा बनाते हो आप, अगर मान लो कोई कॉइल ऐसा बनाते हो आप, और यहां पर एक बार मैग्नेट लाते हो, ये मान लो साउथ है, ये मान लो नॉर्थ है, और अगर आप इसमें कहते हो कि इधर भी हम साउथ कर लेंगे इधर भी हम नॉर्थ कर लेंगे, तो आपको क्या होगा? इस इधर साउथ करने का मतलब करंट जो है वो क्लॉक, ऐसा कॉइल है ऐसे, तो इधर साइड से देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, और उल्टा साइड से देखोगे तो आपको लग जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कॉइल है जा रहा है। अब इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और इधर अगर साउथ बना देते तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खत्म हो जाता। क्यों? इससे पहले जब आप इधर नॉर्थ बना रहे थे और इधर साउथ बना रहे थे तो ये इधर आ रहा था, तो इसका करंट कुछ ऐसा बन रहा था जिससे ये इसको अपोज कर रहा था, यानी आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा था। लेकिन अगर इधर आप साउथ बना दो और इधर नॉर्थ बना दो तो ऐसे में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ऐसे लो और थोड़ा सा पुश कर दो, तो क्या होगा? ये अंदर घुसता ही चला जाएगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करते 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 अंदर चलता चला जाएगा। यानी एक बार आपने थोड़ा सा पुश कर दिया वो चलता रहेगा। आप आराम से मार्केट जाओ, सब्जी लेके आओ, पढ़ाई करो, आपका करंट चलता रहेगा। और ये किसको इनवैलिड कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अगर अभी जो हम लेंज सर बता रहे हैं उसके हिसाब से समझे तो ये साउथ नॉर्थ, तो लेंज सर कहते हैं कि अगर नॉर्थ इधर की तरफ आ रहा है मोशन में तो इधर साइड नॉर्थ बन के इसको अपोज करेगा, यानी जब इसको अपोज करेगा और इसको साउथ करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? एक मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा ना। मैकेनिकल वर्क कैसे करना पड़ेगा? ये इसको अपोज कर रहा होगा, हम जबरदस्ती इसको लेके आएंगे, यानी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। इस समय टच कर दिया अपने आप चला जाएगा। तो इसीलिए लेंज लॉ ने हमें बताया कि जो भी चीज होगा उसको अपोज करेगा, अगर उसको सपोर्ट करने पर आ गया तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, उसको सपोर्ट करने लगेगा। तो लॉ ऑफ, जैसे मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, या फिर ऐसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंक्रीजिंग है, ठीक, अंदर की तरफ। समझो 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 समझो, और इसमें कॉइल है, और आप कहते हो कि हम ऐसा करंट देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे, यानी इस डायरेक्शन में करंट दे देते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो
2t के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, यानी पहले है 1 सेकेंड में है 2 सेकेंड में है 4, और ऊपर से इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो इसको और मदद करके बढ़ा रहा है। यानी पहले 1 सेकेंड में 2 हो रहा था, तो अब 1 सेकेंड में 4 हो जा रहा है। 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में 4 हो रहा था, तो अब 6 हो जा रहा है। यानी बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मैकेनिकल वर्क के, बिना किसी एनर्जी के हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ओवरऑल बढ़ाते चले जा रहे हैं। और फिजिक्स में आज तक कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवैलिड नहीं हुआ है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसीलिए इसको ये अपोज करेगा, तभी जाके दोनों बैलेंस होगा और करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इधर होने से क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर। इस समय अगर नॉर्थ इधर है तो इधर नॉर्थ को होना पड़ेगा, तभी जाके चीजें कहानी समझ में आएगी। और इधर साउथ को होना पड़ेगा, तो करंट के डायरेक्शन को हमें एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा, तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। अगर इधर हम साउथ और इधर हम नॉर्थ को सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो हमारे लिए तो कोई मेहनत ही नहीं है। ऐसा आया, इसको छोड़ दिया, अपने आप ही चलता जा रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमको करंट मिल रहा है। यानी लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस अपोजेस द कॉज थ्रू विच इट प्रोड्यूस, इट इज बिकॉज सो दैट टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर सके, उसको डिस्ट्रॉय ना करे, उसको इनवैलिड ना करे। इसलिए उन्होंने हमेशा अपोजिट लिया, ताकि हमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़े। ये अपोज करेगा, हम वेलोसिटी देंगे तो इसकी वेलोसिटी या तो कम होगी, नहीं तो कोई हम एक्सटर्नल वर्क से वेलोसिटी देंगे। जैसे इसमें देखो अपोज कर रहा है, अगर आपने थोड़ी सी वेलोसिटी देके मार्केट चले गए तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये मैग्नेट रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये इसको अपोज करके रोक देगा। लेकिन अगर वही हम बराबर एनर्जी देते रहोगे, यानी बराबर जो एनर्जी मैकेनिकल वर्क करोगे, वही तो इंड्यूस्ड करंट बनाएगा। द एनर्जी दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज द मैकेनिकल वर्क एंड दैट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, देयर इज नो एनी इनवैलिडेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि यहाँ पर हम कुछ काम कर रहे हैं जिससे हमें कुछ मिल रहा है। तो जिंदगी भी यही है, जब कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम बैठे बिठाए पाने की कोशिश करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, और नहीं करेगा जिसकी वजह से लॉ वैलिड नहीं होगा। और आज तक फिजिक्स में ऐसा नहीं देखा गया है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना करे। बोलो, लेंज लॉ और फर्स्ट लॉ समझ में आया? श्योर शॉर्ट, क्यों ऐसा अपोज करना चाहिए? इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होना चाहिए, अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो इधर नॉर्थ है तो इधर भी नॉर्थ होना चाहिए, और इधर साउथ है तो इधर भी साउथ होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि ये अगर इधर की वेलोसिटी कर रहा है तो इसको अपोज करे, और अगर ये इधर की वेलोसिटी करता तब इसको सपोर्ट करता साउथ और नॉर्थ, क्योंकि दूर जा रहा है तो पास लाता, पास आ रहा है तो दूर भगाता। ओवरऑल कहानी समझ में आई? श्योर शॉर्ट बताओ। कुछ ज्यादा डिटेलिंग कर दी है तो देखना आपको अच्छे से समझ में आया। यानी लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना जान गए, फैराडे फर्स्ट लॉ जान गए, मैग्नेटिक फ्लक्स जान गए, और फैराडे सेकंड लॉ बताने के साथ साथ हम टॉपिक को एंड करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी बताएंगे। ठीक है, कितने देर हो गए समझाते समझाते? 1 घंटे 32 मिनट, 2 घंटे में हम इसको एंड कर देंगे। लिख लो जल्दी से, लिख लिया यहाँ तक? पक्की वाली बात? चलो, यानी ओवरऑल समझने की बात यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस दोनों को अगर थोड़ा सा अच्छे से समझो तो देखो क्या हम कहना चाह रहे हैं। तुम घबराना नहीं, बस लास्ट कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड लॉ पे आ जाएगा। मान लो अगर आप ऐसा कहते हो कि ये करंट मान लो ये कॉइल है, और यहाँ से मैग्नेट को लेके आते हो, ये साउथ है ये नॉर्थ है, और इधर आप साउथ और नॉर्थ दे देते हो, यानी इसको ये इधर वेलोसिटी से चल रहा था और ये साउथ देने से इसको और सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है यहाँ तक। तो इसमें क्या हुआ कि आपने थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, अपने आप ये कॉइल इसको खींचता हुआ अपने तरफ आ गया। लेकिन यहाँ पर जब हम लेंज लॉ को लेकर आ रहे थे, लेंज लॉ को लेके आ रहे थे, तो अगर कोई मैग्नेट साउथ नॉर्थ है और वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कर रहा है, तो इधर नॉर्थ रखते थे, इधर साउथ रखते थे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर देते थे ताकि वो उसको अपोज करे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमें लेके जाना पड़ रहा था, वो अपोज कर रहा था, फिर और फोर्स लगा रहे थे, अपोज कर रहा था। यानी यहाँ पर हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था? मैकेनिकल वर्क, जो कन्वर्ट हो रहा था किसमें? इलेक्ट्रिकल में, यानी इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहा था। लेकिन यहाँ क्या था? कोई मैकेनिकल वर्क नहीं, ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहां पर इतना इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि एक बार हमने मैग्नेट को घुमा दिया, वो चलता गया, हम ना मस्ती से नाच रहे हैं, करंट हमें मिल रहा है। और ये चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी ऐसा कभी नहीं कहता कि बैठे बिठाए किसी को अगर करोड़पति बना दिया जाए तो उसके पास पैसे टिकते नहीं। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हो समझ गए ना कि लेंज लॉ ने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि वो जानते थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कराना है। अगर इसको लेके चलेंगे तो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, और फिजिक्स में कभी भी इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलता ही नहीं है, वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो करंट का डायरेक्शन निकालना लेंज लॉ की मदद से। एक बार और मान लो ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर 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 है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बता दो करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे कि मान लो क्या है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हमने बोल दिया डिक्रीजिंग है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है यानी फ्लक्स डिक्रीजिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर है तो करंट जो हम इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो लेंज लॉ की मदद से ये इसको सपोर्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाना चाहेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो उधर की तरफ और देके उसको बढ़ाएगा, यानी करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। और इसी केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजिंग होता, बाहर बढ़ रहा था तो अंदर की तरफ हो जाता, तो करंट का डायरेक्शन ये वाला हो जाता। समझ गए? तो ये लेंज लॉ फर्स्ट लॉ की कहानी खत्म हो गई, और ये थ्योरेटिकल पार्ट था। लेंज लॉ एक न्यूमेरिकल पार्ट जैसा समझ सकते हो, ऐसा इसलिए समझ सकते हो क्योंकि लेंज लॉ की मदद से आपको डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह निकालने को पूछा जा सकता है। तो यहां तक हमें लगता है कि 1.5 आवर में हमने लेंज लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स और आपको हमने क्या कहते हैं उसको फैराडे फर्स्ट लॉ दोनों समझा दिया। फैराडे फर्स्ट लॉ हमें कह रहा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से चेंज हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, या एरिया के चेंज होने की वजह से, या एंगल के चेंज होने की वजह से, तो करंट इंड्यूस्ड होगा। और उसी के बारे में कह रहा था कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कॉज को अपोज करेगा लेंज लॉ के हिसाब से, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करना था। तो अगर वो अंदर की तरफ इंक्रीजिंग है तो जो नया करंट होगा वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि उसको अपोज कर सके, और अंदर की तरफ डिक्रीजिंग है तो उसको सपोर्ट करते हुए अंदर की तरफ ही बनाएगा। ये सारी डिस्कशन हो गई। अब हम बात करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ के बारे में। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा मैग्नेट ले आएंगे तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा ना, जितना ज्यादा चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जितना ज्यादा चेंज करेंगे, यानी रेट द इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to the rate of flow of magnetic field lines, magnetic flux, rate of flow of magnetic flux, यानी induced EMF is directly proportional to rate of flow of magnetic flux, यानी टाइम के अकॉर्डिंग। यहां निगेटिव साइन आएगा क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ओरिजिनल से उल्टा होगा, जो ओरिजिनल फ्लक्स होगा उससे उल्टा जाएगा। तो माइनस क्यों आया? लेंज लॉ की वजह से, डायरेक्शन अलग है इसलिए। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, नॉट फ्लो ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है। एक बच्चा छोटा सा बार मैग्नेट लेके बहुत तेजी से घूम रहा है तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड होगा। एक बच्चा बहुत बड़ा बार मैग्नेट लेके रुका हुआ है तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। बड़ा सा बार मैग्नेट लेके ऐसे ऐसे घूम रहा है तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ा प्रोड्यूस होगा और थोड़ा करंट प्रोड्यूस होगा। यानी छोटे बड़े मैग्नेट से कोई मतलब नहीं, कितना तेजी से आ जा, कितना तेजी से उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, हाँ। अब मान लो 10 की स्पीड से इसको चला रहे हो छोटे वाले को, और 10 की स्पीड से बड़े वाले को भी चला रहे हो, तब जाके बड़े वाले में ज्यादा चेंज होगा क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, क्योंकि स्पीड दोनों का बराबर सेम है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड विथ द कॉइल। कॉइल से जो लिंक है उसमें कितना चेंज हो रहा है, यानी E इक्वल्स टू, अगर इसको मॉड में डाल दो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, d∅dt इक्वल टू डाला, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है इसलिए हटा दिया। और यहां पर अगर इसको मॉड हटा के लिखोगे तो माइनस d∅
डी टी लिखोगे, यहां माइनस मत लगाओ, यहां लगा दो। अच्छा, ये हो गया ईएमएफ। ठीक, अब अगर हमें कहता है कि डी फाई बाई डी टी की जगह हमारे एक तो ये हो गया ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, और इसी को अगर मॉड में लिखो तो ई मॉड ई बराबर मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। अगर ऐसा डी फाई लिखते हो तो ये हो गया ईएमएफ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। और इसी जगह लिखते हो E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो ये हो गया निगेटिव ऑफ, तो ये हो गया एवरेज, एवरेज ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इसको लिख सकते हो E इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यानी ये हो गया एवरेज। एवरेज मतलब 2 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो एवरेज 2 सेकेंड पर या 5 मिनट पर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो इंस्टेंटेनियस। तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो गया, ये एवरेज ईएमएफ हो गया। फैराडे सेकंड लॉ समझ में आया। अगर मान लो करंट के बारे में पूछता है, लिख लिया था इसको, अगर करंट के बारे में पूछता है तो मान लो कि हम सपोज कर लेते हैं कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड पूछेगा कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, तो बोलोगे कि मान लेते हैं कि कॉइल का जो रेसिस्टेंस है वो R है। ठीक है, तो आप बोलोगे I बराबर V इक्वल टू आई आर होता है, तो I बराबर V अपॉन R होता है, और जो V है वो क्या है, E है अपॉन R है। तो एक बार E एवरेज लोगे तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/R। और अगर I एवरेज निकाल रहे हो तो, और I अगर इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो E इंस्टेंटेनियस अपॉन R बराबर डी फाई बाय डी टी इंटू 1/R। कोई दिक्कत है, लिख लो इसको, लिख लिया सर, इरेज करे, पक्का। अच्छा, अब अगर आपसे कोई जानते हो कि I बराबर है, मान लो इसको लेके चलते हैं डी फाई बाई डी टी मॉड इंटू 1/R, इंस्टेंटेनियस लेके चल रहे हैं, और हम जानते हैं I बराबर डी क्यू बाई डी टी भी होता है, तो ये पूरा इसके बराबर हो गया। यहां से Q को Q काट दोगे तो डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, डी क्यू बराबर डी फाई बाई आर लिख सकते हो। ये भी एक चार्ज निकालने का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी जगह कोई बोलेगा डेल्टा क्यू बताओ, तो आप बोलोगे डेल्टा फाई बाई आर। कैसे निकाला, I बराबर डी क्यू बाई डी टी करंट में पढ़ चुके हो, ये एवरेज वाला बात होता तब ऐसा आता है, इंस्टेंटेनियस में ऐसा डी क्यू बाई डी टी पढ़ चुके हो, और I बराबर अभी डी फाई बाई डी टी इंटू 1/R पढ़ा, तो डी टी कट गया, तो डी क्यू बराबर डी फाई बाई आर बचा, और अगर डेल्टा क्यू निकालोगे तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर हो गया। और इस तरह से हमने आपको लेंज लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का पहला लॉ, फिर लेंज लॉ, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और फैराडे का दूसरा लॉ समझाते हुए इस टॉपिक को किया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो मेरा मेन पॉइंट है वीडियो बनाने का, कि क्वेश्चन आंसर कहीं कोई बनाकर दे नहीं रहा है। अगर हम इसी को मिस कर दे तो फिर हमारी वीडियो आप क्यों देखोगे, हम आप किसी और की भी देख लोगे, फिर हमारी वैल्यू नहीं करोगे आप। नहीं सर, आप अच्छा पढ़ा देते हो, वैल्यू करना पड़ेगा। लिख लिया था ना, हाँ लिख लो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, सेकेंड लॉ समझ में आ गया, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह सब कहानी आपको समझ में आते चली गई। हमें भी मजा आया कि आपको समझ में आ गया। अब जो एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात हुई थी वो निकाल लो। पेज नंबर 208 में एग्जाम्पल नंबर 6.1 है। इसमें कह रहा है आपको कि कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट 6.2a, कुछ एक्सपेरिमेंट है हमें याद है। व्हाट वुड यू ऑब्टेन द लार्ज रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस। कहता है कि मान लो एक कॉइल है और इस कॉइल का गैल्वेनोमीटर है, G लगा हुआ गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और एक और बगल में कॉइल है और वो ये कॉइल एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है I आया इधर, I इधर निकला बाहर, इधर आया I इधर निकला बाहर, फिर बाहर निकल के I इधर आ गया। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है। अब ये कॉइल C2 है, ये कॉइल C1 है, करंट जा रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, और इसको हम किसी स्पीड से चला रहे हैं, किसी वेलोसिटी v से इधर की तरफ ला रहे हैं, बोर्ड में जगह नहीं है, इसको इधर की तरफ ला रहे हैं। तो कहता है हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड, सॉरी पहला कहता है ए, कहां ए, हाँ ए, व्हाट वुड यू
डू टू ऑब्टेन द लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। कहता है कि मान लो एक कॉइल है जिसमें करंट पास कर रहा है, अब इसको हम किसी वेलोसिटी से चला रहे हैं, तो वेलोसिटी से चलाएंगे तो क्या होगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा पास करेगा, थोड़ा और अंदर आएगा, थोड़ा और अंदर घुसेगा, फिर थोड़ा और अंदर आएगा, थोड़ा और अंदर घुसेगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। इस वेलोसिटी v से आने की वजह से क्या कर रहे हैं, जो करंट करेंट कॉइल है इसको लेके दौड़ रहे हैं, इसी तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर बढ़ रहा, तो ये वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ये क्लोज्ड कॉइल है, तो इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा। अब इसमें पहले में पूछता है हाउ टू इंक्रीज इंड्यूस्ड करंट, कैसे कैसे बढ़ा सकते हो। तो पहला चीज पावरफुल बैटरी लेके, भाई बैटरी का पावर बढ़ा दो, मान लो ये 10 वोल्ट का था, इसको 50 वोल्ट कर दो तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा। दूसरा रिलेटिव मोशन बढ़ा दो, रिलेटिव मोशन इंक्रीज कर दो, भैया बैटरी का पावर बढ़ा दिया तब भी होगा। अब पहले मान लो 2 मीटर के पर सेकंड से चल रहा है, आप 4 से चलो, एकदम तेजी से आओ, तो तेजी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुसेगा, यानी चेंज होगा, पहले 0, फिर 2 से आए तो 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 से आए तो एक बार 4 बढ़ गया, मतलब स्पीड को बढ़ा दो, ऐसे रिलेटिव मोशन को। तीसरा क्या कर सकते हो कि सॉफ्ट आयरन कोर इन कॉइल C2, इसके अंदर क्या करो, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो। सॉफ्ट आयरन कोर डाल दोगे तो ये करेंट जाएगा, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। पहले सिंपल वायर था तो उससे मान लो 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, अब जब कोर करंट सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाता है, क्योंकि उसमें अंदर में मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा, सॉफ्ट आयरन कोर का ये प्रॉपर्टी होता है, तो और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। यानी या तो पावरफुल बैटरी ले लो, या रिलेटिव मोशन को बढ़ा दो, या सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल C2 में डाल दो, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से कॉइल 1 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा, वो प्रोड्यूस होगा। तीसरे में कहता है हाउ वुड यू डिमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द अब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर हटा दे तब कैसे बताओगे कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, तो बी का ऑप्शन कनेक्ट विथ बल्ब, कनेक्ट विथ बल्ब। गैल्वेनोमीटर हटा दिया तो यहाँ पर बल्ब लगा देंगे, अब अगर ये बल्ब ग्लो करेगा तो हम कहेंगे करंट बन रहा होगा। समझ रहे हो ना, पहले मैं कह रहा था कैसे बढ़ाएंगे, तो पहले बढ़ाएंगे कैसे, या तो बैटरी पावरफुल कर दे, या रिलेटिव मोशन को ज्यादा बढ़ा दे, या इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दे। दूसरे में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर हटा दो तब बताओ इसमें कैसे पता चलेगा आपको करंट बन रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की जगह बल्ब लगा देंगे, बल्ब ग्लो करेगा तो बोलेंगे करंट आ रहा है, नहीं करेगा तो बोलेंगे नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 6.1 का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन लिखने का टाइम मिल रहा है ना, लिख लो लिख लो। इरेज करें, हाँ सर कर दो। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, उसी पेज में है। दूसरे एग्जांपल में कहता है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड रेसिस्टेंस 0.5 ओम इज स्क्वायर लूप ऑफ 5 रेसिस्टेंस। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है और जो प्लेस्ड वर्टिकली ईस्ट वेस्ट, जानते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। अब एक स्क्वायर लूप को आप ऐसा प्लेस्ड करके रखे हो, ऐसे मतलब एक स्क्वायर लूप है उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ना, ईस्ट वेस्ट में ऐसा रखे हो। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो इधर 10 सेंटीमीटर है, इधर 10 सेंटीमीटर है, इधर 10 सेंटीमीटर है, इधर 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो रेसिस्टेंस इस वायर के अंदर है वो है 0.5 ओम का। यहां तक कोई दिक्कत? A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in north-east direction, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप सेटअप करते हो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है 0.10 टेस्ला। क्वेश्चन को फिर से समझना, ऐसे है क्वेश्चन, एक स्क्वायर प्लॉट है जो ऐसा है, दिख रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे रखे हो आप, ये ईस्ट वेस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में रखे हो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा
जब नॉर्थ ऐसा होता पूरा सीधा तो 90 बनता, पूरा एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में तो कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। यानी यहां से कह सकते हो कि एंगल बिटवीन, इसका एरिया वेक्टर देखो ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ ऐसा है, ये वाला नीचे वाला ऐसा, इसको समझना जरूरी है। रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ ऐसा है, समझो समझो, रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, ठीक है, बाहर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है, मान लो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होता तो कोई दिक्कत नहीं, इधर हो गया सीधा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, तो ये वाली एंगल ही तो लेना होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में, दिख रहा है। और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। कैसे होगा भैया, पूरा सीधा होता तो 90 डिग्री, एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो थीटा जो है, जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो क्या है 45 डिग्री। ये बात समझ पाए, एकदम एग्जैक्ट ऐसा है और उससे नॉर्थ ईस्ट आ रहा है ऐसा। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल यहां बन के आएगा नीचे वाले हाथ में, वो एग्जैक्ट 45 डिग्री का एंगल बन के आएगा, ठीक है। ये थोड़ा विजुलाइज कर पाओगे। तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज डिक्रीजेस टू 0। अच्छा, यानी धीरे 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 मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है इन 0.70 सेकेंड एट अ स्टेडी रेट। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। यानी पहले इनिशियली कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, फिर धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जा रहा है 0.70 सेकेंड में। तो बताओ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी प्रोड्यूस होगी। जल्दी से इसको बनाओ, थोड़ा पानी पीते हैं, आप ट्राई करो, नहीं तो हम बना के दिखाते हैं आपको। पानी पी ले, बना रहे हो पक्का ना, बना रहे हो, पानी पी लिया हमने, बनाए, चल। तो अब इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखते हो, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड देखते हो, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हो, तो क्या है बी ए कॉस 45 डिग्री। तो बी की जगह है 0.10 टेस्ला इनटू एरिया, और किसका एरिया लेना है हमें, स्क्वायर का। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। लेकिन ये है हमें सेंटीमीटर में, और कोई भी चीज चेंज करते तो मीटर में होना चाहिए। यानी 10/100 इंटू 10/100, 0 कट गया, 0 कट गया, तो यानी 0.1 इंटू 0.1 आया, यानी 0.1 इंटू 0.1। और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये डेसिमल हटाया नीचे 100, ये डेसिमल हटाया नीचे 10, ये डेसिमल हटाया नीचे 10, ये 0 काट गया, तो क्या मिला हमें, ऊपर में 1 और नीचे में √2 इंटू 10⁻3। इसको लिख सकते हो 1/√2 इंटू 10⁻³ वेबर इज द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, फील्ड नहीं फ्लक्स, वो 0 हो जाता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो E बराबर, अब ये क्या कह रहा है, 0 इन स्टेडी स्टेट एट 0.70 सेकेंड में जाके हो जाता है। तो इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो हम लगाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल माइनस मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल, यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, अपॉन चेंज इन टाइम कितना है 0.70। ये फाइनल की वैल्यू 0 डालेंगे, इनिशियल की वैल्यू ये डालेंगे और सॉल्व करेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से बना लो इसको, फास्ट बना लिया, सॉल्व भी करके दिखाएं, है ऐसा मत करो। इनिशियल फाइनल निकल गया, अब यहां डाल लो ना वैल्यू, देखो लिख दे, यहाँ इरेज कर दे डायग्राम को। अब यहाँ वैल्यू डाल लो ना, E इक्वल्स टू मॉड कर दो, यहाँ माइनस नहीं भी डालते हो तो मॉड कर दो। मॉड करोगे तो फाइनल आपके पास क्या है 0 माइनस इनिशियल क्या है 1/√2 इंटू 10⁻³ अपॉन ये क्या है 0.70। इसको सॉल्व करोगे तो मॉड बाहर निकलेगा तो प्लस ही बन के निकलेगा, तो 1/√2 इंटू 0.70 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे तो √2 की जगह आप लिख सकते हो 1.414 लिख सकते हो। और √7 में से हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 1000। ये 0 ने इस 0 को मार दिया, तो लगभग E बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व करके दिखा देते हैं हम आपको। सॉल्व कर लोगे ना सॉल्व, √2 है 1.414 इंटू 0.7, अरे इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू, ये अभी डेसिमल मत हटाओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो ये जो हमने लिखा है √2 की जगह 1.414 इंटू 0.70, इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9898 आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर आ गया 10⁻³ वोल्ट। अब इंड्यूस्ड करंट निकालना है, समझ गए ना? अब रखना चाहते हो तो पूरा वैल्यू रख लो। अब इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो इंड्यूस्ड करंट बराबर होता है E/R। ई की जगह आया है 10⁻³ वोल्ट और आर है आपके पास 0.5 ओम। इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल हटेगा, ऊपर में 10 आएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इंड्यूस्ड करंट पता चल गया, इंड्यूस्ड पोटेंशियल पता चल गया, कोई दिक्कत है? इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल गया। इस तरह से 6.2 भी हो गया, 1 2 हो गया। अब हम 3 में आते हैं, लिख लो इसको फास्ट, तब 3 में आएंगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, लेकिन हमने कोशिश की है अच्छे से समझाने की, ठीक है? कर लो इसको फास्ट। लिख लिया? अब देखो वीडियो जो है ना वो 2 घंटे का हो गया है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बच जाता है 6.3 एंड 6.4 एंड 6.5। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, आप बोलोगे कि सर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है हमें, तो एक पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे जिसमें फिर से 6.1 6.2 पूरे इंटेक्स्ट का क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है? इसमें इतना ही क्वेश्चन रहने दो, सॉरी माफ कर दो ना, बहुत लंबा हो गया। अब 2.5 घंटे करेंगे तो ऐसे ही देख के आप नहीं आओगे, क्या कहते हो? ठीक है, तो ये बना लो आप। उसके बाद हम आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, और हमें भी थोड़ा हैरास जैसा लग रहा है कि अरे यार क्या इतना छोटा सा टॉपिक को इतना लंबा लपेट दिया हमने, ठीक है? अगर आप समझ में आया तो पक्का बताओ, लेकिन कोशिश हमने पूरी की है कि आपको एकदम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है? तो अब आपको इसके बाद हम इंड्यूस्ड करंट बताएंगे। अगर आप बोलोगे तो छोटा सा एक वीडियो बना के 6.1 से लेके 6.5 तक के क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ठीक है? उसके बाद हम इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन को बताते हुए एसी जनरेटर करके ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बताओ आपको कैसा लगा, प्रैक्टिकली बताओ। बहुत मेहनत किया हमने इस वीडियो के लिए, प्रैक्टिकली बताओ कि आपको समझ में आया या पूरी तरह से बकवास चला गया, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये बचे हुए 3 क्वेश्चन हम आपको कभी बता देंगे, जब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारे बताएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। देख के पक्का बताओ कैसा लगा, पक्का, मी वेटिंग।